नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी राष्ट्र इंडिया के मंच पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे बोलने को कहा गया है वो मेरा एक अपना आकलन है जो बंगाल को लेके है। और आज के वातावरण में पूरे भारतवर्ष में जो प्रदेश या जो जगह सबसे ज़्यादा विवाद और सबसे ज़्यादा भय पैदा करने वाली है वो बंगाल है। अब आज को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें चर्चा हो रही है कि चुनाव के समय हिंसा हुई, चुनाव समाप्त भी हो गए, उसके बाद भी हिंसा बनी रही और उसका एक पूरा जो है पैटर्न सामने आया कि ये हिंसा जो है किसी दल विशेष के विरुद्ध ना होके ये एक तरीके से दुर्भाग्य से हिंदू मुसलमान का बन गया है। और यहाँ पर जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बंगाल में थीं या जो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो तंत्र की व्यवस्था थी वो जिस तरीके से चरमरा के डगमगाया है कि उससे जो है बड़े बड़े बौद्धिक लोग भी अब चिंतित हो उठे हैं। मेरा इसमें मानना ये है कि बंगाल अपने समाधान की ओर बढ़ रहा है। यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इसका समाधान जिस समाधान के लिए बढ़ रहा है क्या उससे पहले समाधान कुछ हो सकता था कि नहीं हो सकता था। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इसका शायद समाधान चुनाव से 6 महीने पूर्व या साल भर पूर्व शायद हो सकता था, चाहे वो 356 के माध्यम से हो या केंद्र सरकार की ज़्यादा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के कारण कह लीजिए वो शायद संभव था। लेकिन सन 2014 से जो देखने में आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उसमें एक है 356 का उपयोग करने में। शायद उसका कारण ये है उत्तराखंड में उन्होंने 356 लगा कर राष्ट्रपति शासन लगाया था जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो फैसला पलट दिया गया था। ऐसे में मेरे ख्याल से भारत की सरकार को भारत के न्याय व्यवस्था पे उतना विश्वास नहीं है कि जिन डॉक्यूमेंटेशन पे जिस दलील पे ये जाएंगे उस पे वो उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय से उस पर एक तटस्थ निर्णय की आशा हो। ऐसे में ये शायद उनको लगा कि धारा 356 लगा कर जो है प्रदेश की सरकार को गिरा कर राष्ट्रपति शासन लगाने से शायद ये राजनीतिक रूप से जो है उनके लिए अहितकर होगा। और पूर्व में ये भी देखा गया है कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी 356 के उपयोग के प्रति बहुत ज़्यादा सशंकित रहते हैं और उस पर जो है उस निर्णय को लेने में निर्णायक भूमिका नहीं लेना चाहते हैं। अब आते हैं कि जब मौका था नहीं कर पाए अब क्या होगा, ख़ास तौर से ऐसे समय कि जहाँ पर तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, उनकी पार्टी जो है अच्छे बहुमत से जीत के आई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे आप पसंद करें या हम पसंद करें या ना पसंद करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जीत जाता है तो उसकी उस सरकार की सारी
वैधानिकता अपने आप में रहती है और उसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर यदि सब ऐसा है तो क्या भारत की केंद्रीय सरकार जिस तरीके से बंगाल में व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ के तंत्र व्यवस्था में, इसको इस्लामीकरण कह लीजिए या कट्टरपंथी कह लीजिए या इसको रोहिंग्या, अवैध रूप से आए रोहिंग्या या अवैध रूप से आए बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ और सशक्त घुसपैठ से भारत के लोकतंत्र को ही चुनौती दी जा रही। तो ऐसे में तो क्या केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करेगी? आज से करीब 20-25 दिन पहले आपस में जब हम लोग वार्ता कर रहे थे तो मैंने एक अपना आकलन दिया था, मेरी समझ आ रही थी और जो मुझे एक पैटर्न दिख रहा था पूरे बंगाल को लेके, और ये एक सोच के कि जो है यदि इस वक्त इस काल में भारत के प्रधानमंत्री के पद पे होता तो मैं भारत की सुरक्षा के लिए मैं कौन सा रास्ता अपनाता। ऐसे में ये तो मुझे समझ में आ गया था कि जो भी निर्णय आगे होने वाला, जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस तरीके से वहाँ पे महामहिम के खिलाफ एक गोलबंदी हो रही थी, जिस तरीके से चाहे सीबीआई जा रही हो या कोई जा रहा हो, केंद्र की तरफ से कोई भी दल गया हो, उसके संग मारपीट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जाने के बाद जो है वहाँ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो प्रधानमंत्री गया हो और वो राज्य का मुख्य सचिव जो है वो देर से पहुँचे और अपना और फिर निकल जाए मीटिंग छोड़ के। तो इससे स्पष्ट था कि बंगाल राज्य की वर्तमान की स्थिति शेष भारत की स्थिति से बिल्कुल अलग हो चुकी है। भारत में तंत्र, राजकीय तंत्र, शासनिक तंत्र में गिरावट आई है। तंत्र जिस आशानुरूप तंत्र को काम करना चाहिए था वो नहीं करती है, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो बंगाल में दिखा है वो तंत्र के विध्वंस होना दिखा है। मेरा अपना मानना है कि यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास के अनुसार सरकार बना लेती तब उसका बंगाल में लेने वाले निर्णय और काम करने का तरीका दूसरा होता। लेकिन अब क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है और ममता बनर्जी जो कि जिनको कि पूरी तरीके से अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या और कट्टर इस्लामी लोगों का पूर्ण और साथ में वहाँ के भद्र लोग का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना प्लान बी स्टार्ट किया है और ये प्लान बी की पृष्ठभूमि में ये बता दूं आपको, इसको बंगाल में अब क्या होगा इससे पहले ये देखने की जरूरत है कि आसाम में क्या होगा। मेरा अपना दृढ़तापूर्वक मानना है यदि बंगाल में बीजेपी जीतती तो आसाम में मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते। जिस पहली बार आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसके मंत्रित्व के नेतृत्व में
5 साल सरकार चलाई और फिर उसी चेहरे पे दोबारा असम में जीते, तो ऐसे में ये प्रश्न बनता है कि ऐसी क्या बात थी कि भाजपा ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। बिस्वा शर्मा का आसाम में मुख्यमंत्री बनाना ही अपने आप में एक इंडिकेशन है कि अब जो हो रहा है होगा वो अनप्रेसिडेंट होगा। हेमंत शर्मा जी को मेरा मानना है इसलिए बनाया गया, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर जो स्टार्ट किया वो छात्र संघ की राजनीति से किया, और छात्र संघ की राजनीति में जो आसाम में 80 के दशक में घुसपैठियों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें सबसे बड़ा नाम हेमंत बिस्वा शर्मा का। ये उनका अवैध बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के विरुद्ध उनका उनकी प्रतिबद्धता घुसपैठियों के विरुद्ध, ये उनका जो है छात्र जीवन से रहा है, और वो कांग्रेस के सिस्टम से निकले हुए हैं। ये उस क्षेत्र में है जहाँ पर कि जिस प्रदेश में कांग्रेस ने शनै शनै सालों सालों में अपने वेट बैंक मजबूत करने के लिए बांग्लादेश से अवैध मुसलमानों को आके बसाया, वहाँ पे एक इंडस्ट्री तैयार हुई ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। विश्वास शर्मा वो शख्स थे कि जिनको ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपने सामने होती हुई देखी है, और जिन्होंने देखी वही तोड़ना जानता है। इसीलिए जब घुसपैठियों और इस चीज़ को रोहिंग्यों से निपटने के लिए पहला चार्ज जो कि वो आसाम में मुख्यमंत्री बना किया, और जिसका पहले दिखा कि उन्होंने बनते ही बनते पहला काम उन्होंने किया कि 275 बीघा जो कि राज्य सरकार की रबर प्लांटेशन में कब्जा करके अवैध बांग्लादेशी जो है वहाँ पर पिछले कई दशकों से कब्जा किए थे और कल्टीवेशन कर रहे थे, उसको उन्होंने रातों रात जो है सब उजाड़ दिया। और उसके बाद वो प्रक्रिया उनकी लगातार चालू। जिस जगह इंक्रोचमेंट हुआ है, जहाँ भी अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी कि कस्बे कॉलोनियाँ मकान बने हैं, उसको उन्होंने जो है सरकारी ज़मीनों पे उसको उन्होंने खाली कराना शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ पे हैं, आसाम से खबर नहीं आती और मीडिया ज़्यादा कवर कर नहीं रहा है, लेकिन यदि आप आसाम में जाके इसको पता करेंगे तो आप पता करेंगे कि नित्य सरकार ने उसको एक कहना चाहिए कि एक अपना प्राथमिकता बना ली। अब इसी संदर्भ में ये जो प्राथमिकता आई है, इसी पे अब बंगाल पे आते हैं। मेरा मानना है कि बंगाल 356 से आगे निकल चुका है। मेरा मानना है कि हम बहुत शीघ्र बंगाल का में हम राज्य के पुनर्गठन की भूमिका में बंगाल को देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में देखा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम इसकी पुनरावृत्ति देखने जा रहे हैं बंगाल में। वहाँ पे और अभी जो हम लोग जो चल रहा है, जिस तरीके से पूरी बंगाल से आ रही हैं खबरें, जिस तरीके से वहाँ रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार वहाँ से रिपोर्ट ले रही है, जिस तरीके से वहाँ के दिल्ली से टीम
की टीम जाकर जो है धरातल से रिपोर्ट ले रही है। जिस तरीके से लगातार बंगाल के राज्यपाल जो है केंद्र को एक तरीके से राज्य सरकार के विरुद्ध चार्जशीट लेके आ रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ये कहने लगे हैं कि बंगाल में विशेष धर्म की दुकानों को खोलने के लिए जजिया कर देना पड़ता है। जहाँ ये कह रहे हैं कि जहाँ पर वे बंगाल में कुछ स्थानों पे जहाँ पर हिंदू के सर्वाइवल के लिए धर्मांतरण की ओर सोचने लगा है, सरवाइव करने के लिए, जहाँ पर पूरा तंत्र होते हुए जो है वहाँ पर हिंदू बंगाल में एक असहाय स्थिति में पहुँच गया है। पूरा तंत्र कट्टर इस्लामी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर से ज़्यादा विकट स्थिति में बंगाल आ गया है। मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश से मिदनापुर वाला नीचे वाला इलाका है, सटा हुआ है बंगाल का, मैं जो भविष्य में देख रहा हूँ कि बंगाल का एक हिस्सा तो आसाम में जाएगा पुनर्गठन, और कुछ भाग उड़ीसा, और शेष मुझे लगता है कि यूनियन टेरिटरी बन के रहेगा। यहाँ पर ये बता दूं कि ये आर्टिकल 3 का इसमें उपयोग किया जाएगा। आर्टिकल 3 एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है केंद्र की सरकार को, और केवल ये उसी के नहीं आते, वो किसी भी राज्य के पुनर्गठन कर सकता है, और उस पे किसी भी तरीके की जिस राज्य का पुनर्गठन हो रहा है वहाँ से उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रहता। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसमें किसी राज्य को स्वयं में अपने पुनर्गठन की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं है, ना उसको कोई वैधानिकता प्राप्त है। ये सारी वैधानिकता जो है केंद्र सरकार के पास। ऐसे में जब पूरी तरीके से तंत्र ध्वस्त हो चुका है, जहाँ पर यह स्पष्टता दिख रहा है कि बंगाल की सरकार पूरी तरीके से अवैध बांग्लादेशियों, कट्टर इस्लामियों और रोहिंग्यों के कब्जे में चला गया है, और वहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, या जो वहाँ का रूलिंग इलीट है, वो पहले की तरह आज भी मौन है। बंगाल की स्थिति और देखना पड़ेगा आपको कि बंगाल की स्थिति पिछले 70 सालों में शनै 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 ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जहां पे तंत्र सिर्फ बंगाल का ही तंत्र होकर रह गया है। उसका जो है पूरे भारतवर्ष से उसका एकीकरण समाप्त हो चुका है। और ये बंगाल अपने में यूनिक है। 70 के दशक में जब वामपंथी की सरकारें आईं, तो वामपंथियों ने कांग्रेस का ही फार्मूला अपनाया, और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को बसाना बंगाल में शुरू किया, और उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। जो तंत्र था, साथ में जो उनका कैडर था पॉलिटिकल, वो भी टोटली उसी में लगा था। तो इस तरीके से बंगाल में 2 समांतर सरकारें चल रही थी, एक जो कैडर बेस पे चलती थी
और एक उसके सहयोग देने के लिए सरकार का तंत्र रहता था। ये 3 साढ़े 3 दशक चला। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी बनी। बंगाल ने अपने चरित्र अनुसार कोई बदलाव नहीं किया, झंडा बदल गया, नेता बदल गया और उस नेता ने उसी तंत्र को अडॉप्ट कर लिया। तुम्हारे जो 70 के दशक से जो प्रक्रिया चालू थी वो उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई। वो समांतर तंत्र वैसे ही वैसा रहा। बस पार्टी के कार्यालयों के बोर्ड बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन वैसे ही होता रहा जो कि 70 से हो रहा था। ममता बनर्जी जब आई तो वो सेकुलर का ऐसे बड़े कीड़ा बन के आई और इतनी महत्वाकांक्षा से थी कि उन्होंने जो है सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करके उन्होंने बंगाल के अभिजात वर्ग, जो कि पिछले 200 साल से बंगाल में क्लास है रूलिंग एलीट, जो अपने एक अलग दुनिया में रहता है। वो 1800 से उसने कुछ नहीं सीखा। वो रूलिंग एलीट और मुस्लिम वोट बैंक, इन दो के कॉम्बिनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने इसमें जिस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए, धर्मनिरपेक्षता की ही धज्जियां उड़ाते हुए टोटल इस्लामीकरण किया, उससे लोगों का मन भरा गया। अब जब आपका तंत्र, जो व्यक्ति सन 80 में सरकारी नौकरी में, चाहे वो सिपाही के पद पर आया हो, चाहे वहाँ पर आईएएस बन के गया हो, उसकी पूरी कंडीशनिंग बंगाल के वातावरण में हुई। आज की स्थिति ये है कि बंगाल का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, वो बंगाल कर्मचारी है, वो भारतवर्ष का कर्मचारी नहीं। जहाँ पे तंत्र इस तरीके से दीमक तोड़ चुका हो, उस वक्त केंद्र की सिर्फ एक ही भूमिका रह जाती है कि केंद्र सीधे उस पर अपना जो है हस्तक्षेप करके उसको अपने कब्जे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल के, जब से 89-90 से जो है वहाँ पे आतंकवाद चालू हुआ और फिर उनके वहाँ सरकारें कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, पूरा तंत्र जो उनका, जो जम्मू कश्मीर का तंत्र था, वो जम्मू कश्मीर के ही केवल लायबल थे, भारत सरकार के नहीं थे। और ऐसी हो गई 30 साल में स्थिति हो गई कि पूरा तंत्र ही जो है वो अलग दिमाग का हो गया। उसका इलाज जिस तरीके से उन्होंने किया, वही इलाज अब बंगाल में हम लोग देखने जा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कब होगा। मेरा आकलन है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि लगातार केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में बराबर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें किसी NSA अजय डोभाल जी, रॉ के चीफ, गृह मंत्री अमित शाह जी, मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के, वो और वहाँ के अधिकारी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। और अब 24 तारीख को उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मेरा मानना ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बंगाल की खराब स्थिति, बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपना टाइम टेबल, समय सारणी जो है थोड़ा एडवांस कर दी है। जिस जम्मू कश्मीर में मेरे पूर्वानुमान के अनुसार ये 22-23 से पहले जो है राज्य सरकार में जम्मू कश्मीर में या तो नए चुनाव या कुछ और एम्पावरमेंट देने का मैं 22-23 समझता था। लेकिन जिस तरह की गतिविधियाँ दिख रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जो है इस महीने के आखिरी में या अगले माह में ये पता सुने कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की पार्टियाँ जो है चुनाव लड़ने को तैयार हैं और सीमित या कुछ जो इस वक्त उनकी जो वहाँ की स्टेटस को है उसको तोड़ते हुए
कुछ और अधिकार देते हुए वहाँ की विधानसभा को बहाल किया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं होता हुआ सितंबर के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि सितंबर तक जो है बर्फ़ अभी पिघली हुई है। सितंबर तक भारत को चीन से अपने सिलीगुड़ी वाले चिकन नेक पे और अरुणाचल प्रदेश पे अभी भी खतरा है। वहाँ चौकन्ना रहेंगे। जब ये वहाँ से मामला थोड़ा जो है बर्फ़ पड़ने लगेगी और वहाँ के तब ये जम्मू कश्मीर में करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जब जो है लोकतंत्र की बहाली की जिस दिन घोषणा हो जाएगी, ये जो करेंगे ये आपके लिए नहीं करेंगे, ये विश्व को दिखाने के लिए करेंगे। हमेशा डायनेमिक्स जो है, जब आप बड़े रोल में आ जाते हैं तो आपको कई चीज़ें बैलेंस करके देखनी चलनी पड़ती है। आज आपके जो है कूटनीति बहुत सफल है, सब कुछ है, लेकिन एक ही जगह एक ही देश में आप दो जगह पे आर्टिकल 3 का प्रयोग करके आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके आर्टिकल 3 के प्रयोग की सफलता कहीं पे दस्तावेजीकरण ना हो। ये दस्तावेजीकरण जो है आपका लोकतंत्र की बहाली से होता है। तो मेरा मानना है किसी व्यवस्था में किन्हीं इतना तो मैं नहीं कह सकता कि क्या क्या चीज़ किन अधिकारों के साथ विधानसभा पुनर्जीवित होगी और चुनाव होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की पार्टियां मानेंगी और चुनाव लड़ेंगी, जो भी उनको दिया जाए, क्योंकि वो एक सफल प्रयोग होने का बाद जो है बंगाल में आप इसका जो है रिपीट देखेंगे और पूरा आपका बंगाल। मैं यहाँ ये भी मैं कह दूँ कि मेरा दृढ़ विश्वास है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक चू कोई नहीं बोला, बंगाल में जितना लोग कह रहे हैं बंगाल में एक आदमी नहीं निकलेगा, क्योंकि बंगाल ने अभी तक पिछले 50, 60, 70 साल में, शायद नॉट पता, पिछले 50 साल में केंद्र की भूमिका कभी देखी ही नहीं। इसलिए बंगाल में जब भी भारतीय सरकार करेगी, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके पुनर्गठन करेगी, किस तरीके से करेगी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है कि ऊपर का हिस्सा आसाम में, नीचे उड़ीसा में, बीच को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दे और उसके बाद फिर बंगाल का पूरा इलाज होगा। क्योंकि बंगाल के तंत्र को जब तक छील के आप अलग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं। और फिर बंगाल में लोकतंत्र की बहाली और वो सब जो है वो एक भविष्य का है, वो भविष्य बताएगा कि वो कैसा रहेगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम लोग जो है पिछले 2022 की शुरुआत से पहले तक जो है शायद बंगाल में आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होता हुआ अवश्य देखें।